हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये आपका फर्स्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग विद सॉफ्टवेयर स्केचअप, जो हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के लिए या किसी भी 3D वर्क के लिए, एनिमेशन के लिए। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इन आइकॉन्स के साथ। तो जैसे ही आप स्केचअप को इंस्टॉल करोगे तो आपको ये 3 आइकॉन यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट स्केचअप, उसके ठीक नीचे होगा स्टाइल बिल्डर और उसके बाद होगा लेआउट। ओके, तो जो स्केचअप सॉफ्टवेयर है उसमें हम 3D मॉडलिंग करते हैं। एक्चुअल जो 3D मॉडलिंग होती है वो स्केचअप में हम परफॉर्म करते हैं। उसके नीचे जो स्टाइल बिल्डर है, तो जो भी कुछ हमने मॉडलिंग में बनाया होगा तो उसको प्रेजेंट करने में या उसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें स्टाइल बिल्डर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पे आइकॉन है वो है लेआउट का। तो जो भी कुछ हम मॉडलिंग और प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए या उनको उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लेआउट यूज करते हैं। तो बेसिकली स्टाइल बिल्डर और लेआउट जो है वो ये दोनों हम बाद में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उनका पर्पस जो है वो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वो प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। तो सबसे पहले हम मॉडलिंग यहाँ पे सीख जाएंगे और उसके बाद के ट्यूटोरियल्स में आपको स्टाइल बिल्डर, लेआउट, इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्केचअप से। तो सिंपली क्लिक करके हम ओपन करते हैं स्केचअप को। तो जैसे स्केचअप आप ओपन करते हो तो आपको ये डैशबोर्ड यहाँ पे नज़र आएगा, वेलकम टू स्केचअप। और इसमें यहाँ पे दो टैब्स आपको दिखेगी। फर्स्ट है चूज टेम्पलेट और दूसरा है स्टार्ट यूजिंग स्केचअप। तो अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग स्केचअप करोगे तो जो भी कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो सॉफ्टवेयर में होगी तो वो यहाँ पे ओपन होगी। इस केस में सिंपल टेम्पलेट जो है मीटर्स में रखी है, तो डायरेक्टली ये मीटर्स में काम करना चालू करेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा भी प्रोजेक्ट को आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको टेम्पलेट को सेट करना है। तो टेम्पलेट को चूज टेम्पलेट से यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से जो आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद दो यूनिट्स यहाँ पे हमको मिलते हैं। दो यूनिट्स में यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट है फीट एंड इंचेस और दूसरा है मीटर्स, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे इंपीरियल, और दूसरा है मेट्रिक यूनिट्स। ओके, तो सिंपल टेम्पलेट यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे ये दिख रहा है सिंपल टेम्पलेट फीट एंड इंचेस, और यहाँ पे यूनिट्स उसके दिए हैं इंचेस में, और नीचे जो है उसका पर्पस या उसका यूटिलिटी उसकी दी गई है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, दिस इज अ जनरल यूजर मॉडलिंग टेम्पलेट विथ बेसिक स्टाइलिंग एंड सिंपल कलर्स। ओके, तो जो भी कुछ हम 3D मॉडलिंग करने वाले हैं, जो एक बेसिक तरीके से हम करना चाहते हैं, जो भी मतलब बंगलो हो, बिल्डिंग हो या कोई कोई भी स्ट्रक्चर हो जो सिंपल है, तो उसके लिए हम फीट एंड इंचेस में ये सिंपल टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मीटर्स में अगर हमारे डायमेंशंस है तो हम मीटर्स यूज़ करेंगे। तो उसके ठीक नीचे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो फीट एंड इंचेस में, मिलीमीटर्स में और मीटर्स, इन तीनों में यहाँ पे हमें अवेलेबल है। उसके नीचे हम पढ़ते हैं दिस टेम्पलेट इज़ फॉर कंसेप्चुअल डिज़ाइन डेवलपमेंट। तो जैसे कि नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए है। तो अगर आपको सिंपल टेम्पलेट नहीं यूज़ करनी है तो आप थोड़ा सा मॉडर्न यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो यहाँ पे टेम्पलेट है वो है कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, जो कि फीट, इंचेस, मिलीमीटर्स और मीटर्स में है। तो उसकी जो यूटिलिटी वो ये है कि दिस टेम्पलेट इज फॉर डिजाइन, डिटेलिंग एंड कंस्ट्रक्शन, आल्सो यूज दिस टेम्पलेट फॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दैट बिगेन इन प्लान व्यू। ओके, तो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो जब भी आपको कोई ऐसी डिटेलिंग दिखानी हो या कोई आपको डिटेलिंग प्रोवाइड करनी हो आपके मॉडल में या आपके 3D व्यू में, तो आप कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आती है अर्बन प्लानिंग, जो कि फीट, मीटर्स इन दोनों में है। उसके बाद आती है लैंडस्केप आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद है वुड वर्किंग। उसके बाद इंटीरियर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो इंचेस, मिलीमीटर्स में यहाँ पे है। उसके बाद आती है 3D प्रिंटिंग, जो इंचेस और मिलीमीटर्स में दी गई है। ओके, तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स है यहाँ पे, जो आपके यूटिलिटी के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या आपको जो भी कन्वीनियंट हो तो आप वो सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसका प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा इस थंबनेल में। तो यहाँ पे उनका प्रीव्यू है कि मतलब जब आप ये ओपन करोगे तो कैसा आपको व्यू मिलेगा। तो ये आप वन बाय वन ओपन करके देख सकते हो, या इमेजेस में आपने देखा होगा कौन सी टेम्पलेट्स है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट रखते हैं। मीटर्स में हम जो भी है आज देखेंगे। तो मीटर्स पे मैं क्लिक करता हूँ सिंपल टेम्पलेट और सिंपली स्टार्ट यूजिंग स्केचअप करूँगा। ओके, तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट यूजिंग स्केचअप पे।
तो जैसे ही हम यहाँ पे ये स्केचअप ओपन करते हैं सिंपल टेम्पलेट, तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले अगर हमें ये ऑर्बिट करना है तो हमें माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करना है। तो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो हम 360 डिग्रीज में, ओके ये देखिए 360 डिग्रीज में इसको मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑर्बिट। और दूसरा जो यहाँ पे यूटिलिटी है वो है पैन करना। ओके, तो पैन के लिए आपको शिफ्ट प्लस स्क्रॉल ये दोनों क्लिक करने। तो जैसे ये शिफ्ट प्लस स्क्रॉल मैंने प्रेस किया तो वहाँ पे एक जो है हैंड का या पंजे का यहाँ पे एक निशान आ गया, तो ये पैन है। तो पैन से आप ऐसे जिस चाहे उस डायरेक्शन में आपके जो ड्राइंग को या इस विंडो को, जो पूरी विंडो यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन को, उस विंडो को आप पैन कर सकते हो या किसी भी डायरेक्शन में व्यू कर सकते हो। ओके, जूम इन जूम आउट के लिए वही यहाँ पे स्क्रॉल आपको करना है इनसाइड और आउटसाइड। ओके, तो ये बेसिक सी यहाँ पे यूटिलिटी है। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट मॉडल यहाँ पे आपको दिखता है, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है फिलहाल बात करते हैं आगे हम इन क्विक एक्सेस टूल बार की। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऐसी क्विक एक्सेस टूल्स दिए गए हैं जिसे हम यूज़ करके हमारा जो भी कुछ मॉडल है उसको डेवलप करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फाइल्स पे जाते हैं। फाइल्स पे तो जो रेगुलर हम देखते हैं वही चीज़ें हैं, न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह। इसमें जो नई बात है बताने लायक वो है 3D वेयर हाउस। तो गूगल स्केचअप में सबसे इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो भी यूटिलिटी है वो है 3D वेयर हाउस। तो इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा यूज़ आगे होने वाला है। तो इसके बारे में जैसे हम मॉडलिंग में आगे करते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। तो 3D वेयर हाउस है जहाँ से हम यूटिलिटी मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड भी कर सकते हैं बनाने के बाद। उसके बाद ट्रिम्बल कनेक्ट है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। इम्पोर्ट ये इससे इसको यूज़ करके हम जो भी हमारा ऑटोकैड का 2D प्लान है उसको इंपोर्ट करते हैं, और जो भी 3D प्लान भी अगर हो, 3D मॉडल भी कुछ हो, कोई हो, तो वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ मॉडल बनाया अभी नहीं है, क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो एक्सपोर्ट हम जब करते हैं तो जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा 3D मॉडल्स। ओके, एक्सपोर्ट में 3D मॉडल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद 2D ग्राफिक है, उसके बाद सेक्शन स्लाइस, एनिमेशन। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है जैसे हमारा ड्राइंग या 3D में हम प्रोग्रेस करेंगे तो वो हम देखेंगे। उसके बाद जनरल जो प्रिंट सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट वगैरह, यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट। तो जो भी कुछ हम मॉडल बनाएंगे तो उसको प्रिंट वगैरह करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट जो अगर आपने बनाए होंगे तो वहाँ पे आएंगे ताकि आप क्विकली उनको ओपन कर सके, नहीं तो आप यहाँ से भी कर ही सकते हो। तो ये थी फाइल, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी उसमें। एडिट्स में भी वही सेम है, रीडू, कट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट वगैरह। ओके, यहाँ पे जो कुछ अलग कमांड्स है वो है अनहाइड और अनलॉक। ओके, तो अनहाइड और अनलॉक ये दोनों यहाँ पे मॉडल में कब हमें यूज़ करनी है वो भी हम देखेंगे। ओके, इन दोनों के जो है पर्पजेस हम देखेंगे। उसके बाद आती है व्यू। व्यू जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टैब है। व्यू में जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ एनिमेशन वगैरह, ये जो है कुछ स्टाइल्स आपको दिख रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे पहला जो है वो है टूल बार्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्यू में जाके आप टूल बार्स में अगर क्लिक करते हो तो आपको टूल बार की ये एक विंडो यहाँ पे ओपन दिखेगी, ओपन होगी। ओके, और जैसे ही इसमें और यहाँ पे बहुत सारी आपको टूल बार्स में टूल्स दिखेंगी या यूटिलिटीज दिखेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस कैमरा टूल्स की। तो जैसे ही हम एडवांस कैमरा टूल पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक कैमरा का जो है एक टैब ओपन हुआ या यहाँ पे टूल ओपन हो गया। ओके, तो इसमें आपको आइकॉन से पता चल रहा होगा कि कैमरा वगैरह यहाँ पे जो है इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और किसी भी यूटिलिटी के अगर आप इस पे अपना कर्सर लाते हो, एरो लाते हो, तो वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको थोड़ा फार गाइडलाइन अगर चाहिए हो तो आप उस पर अपना एरो ले जाके आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ओके, तो ये था एडवांस कैमरा टूल्स। उसके बाद यहाँ पे इसको ऑफ कर देते फिलहाल। उसके बाद कैमरा, कैमरा जैसे मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैन वगैरह, ऑर्बिट, जूम इन जूम आउट, इन जैसी यूटिलिटीज आई। उसके बाद आता है क्लासीफायर, जिसमें आपको टैग्स वगैरह आप लगा सकते हो, वो हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने ओपन किया है यहाँ पे कुछ मेजरिंग टूल्स आपको दिखेंगे।
ओके, उसके बाद आता है ड्राइंग। ओके, ड्राइंग जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बेसिक लाइन है, कुछ रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो एक एक करके आप इनको सबको एक सिलेक्ट करके यहाँ पे वो व्यू कर सकते हो। लेकिन जबकि हम यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट ट्यूटर है तो बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, तो उसके लिए गेटिंग स्टार्टेड, ओके, ये यहाँ पे जो है गेटिंग स्टार्टेड, उसको आपको सिर्फ ऑन रखना है, या आप बाकी के भी ऑन रख सकते हो। ओके, और उसके बाद व्यूज़, ओके, ये जो है यहाँ पे ये व्यूज़ आपको ऑन रखना है। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे फिलहाल के लिए इनफ है। अगर बाकी भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से उनको ऑन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टैब्स है जो यहाँ पे है वो मौजूद है। ओके, उसके बाद व्यू में हमने देखा टूल बार्स, उसके बाद कैमरा, वही सेम फीचर है, कैमराज आप एडजस्ट कर सकते हो। ड्रॉ जिसमें लाइंस आर्क्स है, लेकिन वो हमने ऑलरेडी टूल बार्स में से इनका क्विक एक्सेस टूल बार में से इनको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से उसको लाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसके आइकॉन्स ऑलरेडी है। उसके बाद आते हैं टूल्स, जिसमें यूटिलिटी टूल है, विंडो में भी वही सब चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट ट्रे जिसमें आपके मटेरियल्स वगैरह, शैडोज़ वगैरह है। उसके बाद आते हैं एक्सटेंशन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, और बस ये सब, ये थी फर्स्ट आपकी टैब। उसके नीचे जो है, जैसे कि हमने देखा, ये टूल बार्स में से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की है। ओके, तो इसके बारे में एक एक देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट 3 एक्सेस यहाँ पे दिखेंगे। ओके, ये 3 एक्सेस आपको दिखेंगे। तो वर्टिकल जो एक्सिस है, ब्लू एक्सिस यहाँ पे है वर्टिकल एक्सिस। उसके बाद हॉरिजॉन्टल 2 एक्सिस है, एक्स वाई, तो रेड एक्सिस, और ये एक है ग्रीन एक्सिस। तो ये एक्सेस आप कितने भी सिलेक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो डिफ़ॉल्ट है, इसलिए वो डिलीट वगैरह कुछ होते नहीं है। ओके, ये आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे है, ताकि आपका जो भी कुछ मॉडलिंग वर्क हो वो ड्राफ्टिंग में रहे, वो 90 डिग्रीज में या परपेंडिकुलर रहे, ऑर्थोगोनल जिसे ड्राइंग हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनल ड्राइंग आपकी मेंटेन रहे। तो चलो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइन कमांड। लाइन कमांड में आपको 2 टाइप्स की यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट है सिंपल लाइन और दूसरी है फ्री हैंड। तो पहले उसका यहाँ पे हम सबसे पहले लाइन के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइन को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पे कौन सा भी, कहाँ से भी मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करके मेरी जो लाइन है उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से क्लिक किया सिंपल, तो क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ लाइन को, ओके, अलोंग द रेड एक्सिस, तो यहाँ पे मुझे कुछ लेंथ में कम ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो सकती है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लाइन ली, लाइन कमांड सेलेक्ट की, उसके बाद कौन सा भी एक सिंपल पॉइंट लिया, और उसके बाद मैंने लेंथ जो है मेरी डिज़ायर वो डाली। सपोज इस केस में मैं डालता हूँ 20, और 20 जो डायमेंशन मैंने डाला उसको सिंपली एंटर करना है। ओके, तो 20 एंटर। अभी मैंने ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, और ये कमांड जो है, सपोज लाइन वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसको एस्केप करने के लिए आप एरो पे आ सकते हो। ओके, एरो पे क्लिक करके वो कमांड यहाँ पे चली जाएगी। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैं फिर से लाइन कमांड लेता हूँ और फिर से पॉइंट को स्टार्ट करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, लेकिन आप देख सकते हो ये लाइन जो है ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही है, ऑलमोस्ट सेम लग रही है। मैं फिर से डायमेंशन 20 ही इसका लूंगा, 20 और एंटर। ओके, लेकिन ये जो लाइन है, ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये लाइन ड्रॉ करते वक्त, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा था तो वहाँ पे रेड एक्सिस दिखा रही थी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपकी ये जो एक्सिस को, जब लाइन पैरेलल रहती है या ऑर्थोगोनल रहती है, तभी ये रेड एक्सिस दिखाती है। और जैसे ही ये थोड़ी सी भी इस पॉइंट से इधर उधर होती है, ओके, आइदर इस साइड कौन सी भी साइड पे, तो ये रेड एक्सिस या रेड लाइन नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही ये लाइन रेड होती है तो आपको समझ जाना है कि आपकी जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो पैरेलल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने दूसरी लाइन इसलिए बनाई ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकूं। तो ये वाली जो लाइन है हमने एक्यूरेसी से ड्रॉ की है, रेड एक्सिस को पैरेलल की है, और ये लाइन जो है वो एक्सिस को पैरेलल नहीं है। तो ये दिखने के लिए हम यहाँ पे फिर से व्यूज़ जो टैब है उसमें जाते हैं। फर्स्ट आइसो व्यू है, दूसरा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे टॉप व्यू में मैंने क्लिक किया
तो ये देखिए आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत बार आइसोमेट्रिक व्यू में हम जब एंगल से देखते हैं तो हमें बहुत बार लाइंस पैरेलल ही दिखती है, हमें लगता है कि कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन जब हम टॉप व्यू से उसको देखते हैं एक्यूरेसी से, तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना बड़ा डिफ्लेक्शन यहाँ पे है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, लाइन ही नहीं बल्कि कोई भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हो, 3D मॉडल डेवलप कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सिंपल यहाँ पे हम यहाँ पे इस लाइन के बारे में सीख चुके हैं। तो लाइन सिंपली आपको सिलेक्ट करनी है, और एक्सिस कौन सा भी, ग्रीन एक्सिस भी अगर आप लेते हो, ग्रीन एक्सिस में अगर आपको ड्रॉ करनी है लाइन, तो ये देखिए लाइन यहाँ पर पैरेलल रखनी है। और पैरेलल आपका तभी कंफर्म होगा जब जिस एक्सिस में आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उस एक्सिस का कलर उसने अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो फिर से मैं 20 एंटर करता हूँ इस साइड में। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से लाइन सेलेक्ट करूँगा। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाता है, आप देख सकते हो ये एंड पॉइंट्स कह के यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मिडल में यहाँ पे अपना कर्सर लाओगे तो आपको मिड पॉइंट भी ये दिखाएगा। तो इस एक्सिस में मैंने की, रेड एक्सिस में फिर एक बार मैं करता हूँ 20 एंटर। ओके, उसके बाद मैंने एक्सकेप किया लाइन को ये करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसी एंड पॉइंट से अभी मैं वर्टिकल एक्सिस यानी ब्लू एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो एक्सिस रेड है, इसका मतलब मेरी जो लाइन है इस व्यू से मुझे दिख रहा है कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बढ़ रही है। ओके, तो इसीलिए ये जो एक्सिस दिए है, इनका जो कलर दिया है, तो ये हमारी कन्वीनियंट के लिए हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ से अगर ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये रेड एक्सिस दिखा रहा है तो मुझे तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरा एंगल जो, मेरी जो लाइन बन रही है वो गलत डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा और अगर मैं उसको साइड में करूँगा या बाजू में कर स्क्रॉल करूँगा तो ये ब्लू एक्सिस दिखाना चालू करेगी, और इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैं जो भी कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो इस ब्लू एक्सिस को पैरेलल है। ओके, तो यहाँ से मैं फिर से डायमेंशन 20 लेता हूँ और एंटर करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि आपका ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुका है। ओके, तो ये तीनों एक्सिस में आप जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक हम सिर्फ चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसीलिए ये लाइन के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट आप जैसे ऑटो कैड में वगैरह बाकी सॉफ्टवेयर में करते हैं वैसे ही है, लेफ़्ट टू राइट आपको करना है, या आप लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हो। ओके, सेक्शन वाइज अगर कट करना है तो ये डिलीट कर दी। लाइन के ठीक नीचे यहाँ पे फ्री हैंड ये कमांड है। फ्री हैंड कमांड में जैसे हम जाते हैं तो जो भी हम कुछ ड्राइंग है, अगर वो हम फ्री हैंड बनाना चाहते हैं, जो भी कुछ इरेगुलर शेप्स वगैरह है, तो यहाँ पे हमें ये इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्री हैंड कमांड है, जहाँ से आप कौन सा भी यहाँ पे शेप वगैरह हो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने लायक है कि जैसे कि मैंने अभी ये एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की, तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है इस फिगर्स में जो है यहाँ पे कुछ ग्रे सरफेस फॉर्म हो गया हो रहा है। ओके, इसका मतलब है जब भी ये सरफेस या जब भी ये कोई टेक्सचर ऐसा ग्रिड वाला टेक्सचर यहाँ पे हो जाता है या ग्रे कलर का होता है, तो इसका मतलब हमारा मास या सरफेस क्रिएट हो चुका है। अभी इस केस में यहाँ पे हमें कोई ऐसा मास क्रिएट हुआ हुआ दिखाई नहीं देता है। ओके, इसका मतलब क्या है, हमारी जो बाउंड्रीज है वो इनक्लोज नहीं है। ओके, और जैसे ही आप थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलता नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी के लिए आप थोड़ा सा जूम करते जाइए। और जैसे ही मैं सपोज फिर से ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ओके, तो जैसे मैंने ज्वाइन किया, ओके, ये देखिए जैसे मैंने ज्वाइन किया तो वैसे ही इसका सरफेस जो है क्रिएट हो गया। ओके, सिमिलरली फ्री हैंड में जैसे ये होता है वैसे ही लाइन में भी सेम है। सपोज लाइन में हम ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिंपल ड्रॉ करते हैं 10। ओके, यहाँ पे भी हम 10 लेते हैं और यहाँ पे भी 10। ओके, तो अभी यहाँ से ये तो ऑटो हमें पॉइंट मिल गया, वहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस क्रिएट हो चुका है। अभी मैं सेम डायमेंशन से एक और बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिया, सेम डायमेंशन 10 मीटर्स, एंटर, फिर से 10 एंटर, फिर से यहाँ पे 10 एंटर।
लेकिन यहाँ पे आते आते अगर गलती से मुझसे थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्टेंस कम रहता है, सपोज यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ गड़बड़ी में, या यहाँ पे रह जाता है बाय मिस्टेक मुझसे, तो यहाँ पे देखो सरफेस क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रे सरफेस, ये ग्रिड वगैरह थोड़ा सा क्रिएट हुआ है, ये ग्रे सरफेस है। ओके, तो ये सरफेस क्रिएट हुआ है, लेकिन इस केस में हुआ नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा सरफेस मिलेगा तो आपको वो रियलाइज होना चाहिए कि आप जो जो भी आपने ये मॉडल बनाया है या लाइन बनाई है, तो उसकी बाउंड्रीज इनक्लोज नहीं है। तो जैसे ही मैं लाइन को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, ओके, ये पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो इसका भी सरफेस बन गया। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब जैसे जैसे आप मॉडल को डेवलप करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी लाइन और फ्री हैंड कमांड। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, वो है आर्क। ओके, ये सिंपल आर्क है और उसके दो सब टाइप्स भी हैं, 2 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क। सबसे पहले देखते हैं आर्क के बारे में। तो आर्क पे जैसे आप सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आर्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टर नजर आएगा स्क्रीन पे। इसका मतलब है जो भी कुछ हम काम करेंगे या जो भी आर्क हम ड्रॉ करेंगे उसको कुछ एंगल हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ से अप्रोक्सीमेट चालू किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले हमें पूछी जाती है उसकी लेंथ। ओके, तो लेंथ में इस केस में सपोज डालता हूँ 50 और एंटर प्रेस करूंगा, तो 50 मीटर की जो है बेस लाइन मेरे पास ड्रॉ हो गई होगी। तो ये लाइन ड्रॉ होने के बाद जैसे मैं साइड पे या जिस भी साइड में चाहूँ वहाँ पे मैं एंगल क्रिएट कर सकता हूँ, और ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट कमांड जो है, जैसे पहला इनपुट लेंथ था तो उसके बाद यहाँ पे एंगल आ चुका है। एंगल अगर मुझे चाहिए सपोज 60 डिग्री, तो मैं सिंपली 60 करके एंटर करूँगा। ओके, तो जैसे मैंने 60 किया तो बेस लाइन से यहाँ पे ये जो एंगल बना है या जो आर्क बना है 60 डिग्री में यहाँ पे बना है। ओके, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ ये कमांड। तो सबसे पहले आपको जाना है आर्क में। आर्क में जाके आपको ये प्रोटेक्टर का साइन दिखेगा, तो जहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, इस एक्सिस में मैं ले जाना चाहता हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस डालता हूँ 50 या जो भी आपके डायमेंशन हो, और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आइदर दिस साइड या किसी भी साइड पे आपको जो भी एंगल चाहिए वो आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज इस साइड से, मतलब ये जो बेस लाइन है मेरी, इस बेस लाइन से मुझे क्लॉकवाइज इस साइड में कुछ एंगल में बनाना है। सपोज 70 डिग्री में रखता हूँ 70, तो वो एंगल आपको सिर्फ पुट करना है और एंटर करना है। तो जैसे एंटर किया तो यहाँ पे आर्क आपकी ड्रॉ होती है। ओके, उसके बाद आर्क के नीचे ही अगर आप क्लिक करोगे तो वो है 2 पॉइंट आर्क। ओके, सब टाइप उसका है 2 पॉइंट आर्क। 2 पॉइंट आर्क पे मैंने अभी क्लिक किया, तो 2 पॉइंट आर्क के लिए फिर से पहला पॉइंट मैंने डिफाइन किया या सिलेक्ट किया। सपोज मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जो है इस मेजरमेंट बॉक्स में दिख रहे होंगे कि लेंथ सबसे पहले वो डिफाइन कर, सॉफ्टवेयर आपसे लेंथ पहले इनपुट करवाना चाहता है। तो सबसे पहले मैं लेंथ डालूंगा, और एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो या किसी भी इसमें कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखूंगा। तो लेंथ सबसे पहले डिफाइन करनी है, तो वो मैं डालता हूँ 50 और करता हूँ एंटर। ओके, तो 50 मैंने एंटर की। तो लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने 50 एंटर किया, तो उसके बाद सेकंड कमांड जो है वो यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क में आती है, बल्ज। ओके, तो बल्ज मतलब क्या है, जैसे कि आप फिगर्स में भी यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो हमने बेस लाइन ड्रॉ की, ओके, ये जो बेस लाइन हमने ड्रॉ की, तो उसके सेंटर से यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जा रही है। ओके, और ये जो लाइन है उसके सेंटर से उसके क्राउन तक, क्राउन मतलब हाईएस्ट पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट उस पर्टिकुलर फिगर का। ओके, तो उसको यहाँ पे बल्ज बोला गया है। तो बल्ज का डिस्टेंस आपको पूछेगी। मैं फिर से एक बार कमांड को रिपीट करके दिखाता हूँ। तो ये 2 पॉइंट आर्क है, सबसे पहला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें जो बेस लाइन है उसका डिस्टेंस डालना होगा, जो कि 50 में डालता हूँ, इस केस में 50, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद बल्ज ऑप्शन आया। बल्ज मतलब यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से इस क्राउन तक का डिस्टेंस, और मुझे सपोज वो रखना है 30, तो मैं 30 डायमेंशन डालता हूँ सिंपली और एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 30 डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट आर्क यहाँ पे मिलेगी। ओके, और जो भी मैंने डिस्टेंस डाला था 30, तो वहाँ तक, यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इस क्राउन तक जो डिस्टेंस है वो मुझे 30 मीटर्स मिल जाएगा।
ओके, तो डिफरेंस आप देख सकते हो, ये वाली जो है सिंपल आर्क है और ये 2 पॉइंट आर्क है। अभी हम अगले टाइप पे पढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट आर्क्स नेक्स्ट टाइप है। 3 पॉइंट आर्क में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट के लिए, उसके बाद फिर से बेस लाइन जो है हमें ड्रॉ करनी है या उसकी लेंथ इनपुट करनी है, वो मैं डालता हूँ 50, एंटर। तो जैसे मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मुझे यहाँ पे आया एंगल का इनपुट। ओके, तो एंगल के लिए ओके, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बेस लाइन और उसके बाद यहाँ पे एंगल। तो जैसे एंगल का यहाँ पे पूछा है, तो जो भी हमारा डिज़ायर एंगल है, सपोज इस केस में मैं डालता हूँ 120 और करता हूँ एंटर। ओके, तो ये 120 डिग्रीज में यहाँ पे आर्क ड्रॉ हुई। ओके, तो उसी आर्क को आप 3 पॉइंट आर्क में आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो इस पॉइंट से भी अगर आपको लेंथ वगैरह कुछ डालनी है, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोज यहाँ से कुछ भी आपको लेंथ वगैरह अगर ड्रॉ करनी है, इस केस में मैं 40 डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये आर्क कंटिन्यू हुई है। और ये कंटिन्यू होने के बाद फिर से मतलब ये बेसलाइन सबसे पहले हमारी यहाँ पे ड्रॉ हुई है और उसके बाद फिर से हमें एंगल हम कौन सा भी डाल सकते हैं। सपोज मुझे एंगल यहाँ से डालना है 230 और मैं एंटर सिंपली करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि ये एक शेप यहाँ पे फॉर्म हुआ। और बहुत सी लैंडस्केप में या बहुत सी ज्योमेट्रीज ऐसी होती है कि यहाँ पे हमें ये 3 पॉइंट आर्क यूज़ होती है। तो जैसे हम मॉडलिंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसकी यूटिलिटी सीखेंगे। तो आप बेसिकली इन तीनों का जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये जो है ये सिंपल आर्क है, ये 2 पॉइंट आर्क है। ओके, और ये जो है हमने अभी भी ड्रॉ की वो है 3 पॉइंट आर्क। ओके, उसके बाद जो आता है वो कमांड है पाई। ओके, या टूल है पाई। तो पाई पे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर से प्रोटेक्टर आपको दिखाएगा। उसके बाद बेस पॉइंट आप कहाँ से भी ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लेंथ लेनी है, जिस भी आपको जिस भी एक्सिस में चाहिए वहाँ से आप ले सकते हो। और सपोज इस केस में मैं 50 रखूँगा और एंटर करूँगा, तो 50 मीटर की यहाँ पे बेस लाइन या लेंथ यहाँ पे ड्रॉ हुई। उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या जिस भी डायरेक्शन में मुझे चाहिए उस डायरेक्शन में मैं एंगल यहाँ पे लूँगा। तो यहाँ पे एंगल अगर मुझे चाहिए सपोज 150 डिग्रीज, तो 150 सिंपल में फिगर यहाँ पे पुट करूँगा और एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैंने वो पुट किया तो यहाँ पे 150 डिग्रीज का पाई जो है वो ड्रॉ हुआ है। सिमिलरली आप आपके कन्वीनियंस से यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी आर्क और पाई इन सब के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में वही सिंपल यहाँ पे कमांड है, रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर जो है ये ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप चाहे, ओके, इनसाइड आउटसाइड कहाँ पे भी, तो हमें यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसे डायमेंशन डालने होते हैं। सपोज मुझे चाहिए 10/15 का अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल चूज करके 10, उसके बाद कॉमा देके 10, 15 ये डायमेंशंस डालूंगा और सिंपली एंटर करूंगा। ओके, तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10/15 का ये ड्रॉ हो चुका है। और अब ये जो भी आप डायमेंशंस डालते हो तो इनको चेक करने के लिए आप ये मेजरिंग टूल यूज़ कर सकते हो। तो टेप मेजर टूल पे आप सिलेक्ट करोगे और अगर इसको मेजर करोगे तो ये लेंथ जो कि 10 मीटर्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और उसके बाद जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 15 जो कि हमने इनपुट की थी, तो वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। ओके, तो ऐसे आप सिंपल रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। अब आगे वाली जो कमांड है रेक्टेंगल के ठीक नीचे वो है रोटेटेड रेक्टेंगल। तो ये रोटेटेड रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फिर से प्रोटेक्टर यहाँ पे ऑन हो गया। तो यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल है लेकिन ये रोटेटेड रेक्टेंगल है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कमांड सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सपोज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कुछ भी ले लिया यहाँ पे। उसके बाद बेस लाइन लेंथ जो है मैं सपोज 10 रखना चाहता हूँ, तो 10 और सिंपली एंटर किया। 10 करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो अगला जो है एंगल कॉमा विड्थ ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है हमारे मेजरमेंट टूल में। ओके, तो सबसे पहले हमें एंगल डालना है। ये जो भी आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे,
ओके, ये जो बेस लाइन्स है या हॉरिजेंटल डिस्टेंस है या ग्राउंड लेवल से जो भी कुछ इलेवेशन है या एंगल है, तो सबसे पहले हमें ये एंगल डालना है और उसके बाद कॉमा देके जो भी ये विड्थ है, ओके, हमने बेस लाइन पहले ही डाली है, लेंथ पहले ही डाल रखी है, उसके बाद हमें सिर्फ अभी एंगल डालना है और उसकी विड्थ डालनी है। ओके, तो एंगल डालने के लिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि एक्यूरेसी मेंटेन हो। ओके, तो यहाँ से मैं एंगल सपोज डालता हूँ 60 और उसके बाद कॉमा जो विड्थ है, विड्थ सपोज मैं रखूँगा 30, तो विड्थ मैंने 30 रखी और सिंपली एंटर किया। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा दिया तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि ये यहाँ पे रोटेटेड रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है और ये जो भी कुछ डिस्टेंस है बेस लाइन से या जो भी कुछ एंगल है वो 60 डिग्री है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ओके, तो ये था रेक्टेंगल और रोटेटेड रेक्टेंगल के बारे में। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है सर्कल। तो सर्कल में भी बस सिंपल रेक्टेंगल की तरह ही यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल एक सिंपल फिगर है, कितने भी यहाँ पे सिंपल हमें रेडियस यहाँ पे इनपुट करनी होती है और जो भी रेडियस हम चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये सर्कल के बारे में था, सिंपल शेप के बारे में। उसके बाद पॉलीगॉन भी वही है, आपको एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना है, उसके बाद सेंटर लाइन से एजेस तक जो है रेडियस आपको इनपुट करनी है। इन सपोज मैं 10 डालता हूँ, 10 और एंटर, तो आपका पॉलीगॉन भी ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो बस यही आपको फॉलो करते जाना है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे टूल्स है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टूल, वो है पुश और पुल। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक रूम बना के। ओके, तो सपोज यहाँ पे हम रेक्टेंगल अभी अभी हमने देखा है रेक्टेंगल। ओके, तो मैंने सिलेक्ट किया रेक्टेंगल और मैंने सपोज डाला यहाँ पे 10/15 या 20/15 के 20, 15 और एंटर किया। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाया या छोटा सा प्लेन बनाया। ओके, तो इस प्लेन को बनाने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि हमें इसको इलेवेट करना रहता है। ओके, या इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा इलेवेशन देना पड़ता है। तो ये इलेवेशन देने के लिए हम यहाँ पे सिंपल जो है पुश और पुल टूल यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे हम पुश पुल पे क्लिक करते हैं और इस सरफेस पे आते हैं, तो जैसे में यह सरफेस के बाहर ये टूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पे बहुत ही माइक्रो डिफरेंस है। जैसे ही हम इस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्रिड्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे ग्रिड्स फॉर्म होते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो सरफेस है वो पुश और पुल करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे सिंपल पुश पुल से हम यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं और सिंपली यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं और यहाँ से आप पुश या पुल, ओके, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हो। सपोज हम इस यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारा 2D प्लेन है इसको हम थोड़ा सा रूम कंसिडर कर रहे हैं, तो सपोज ये प्लिंथ हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो सपोज 0.6 की यहाँ पे प्लिंथ है। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो भी मेरा प्लेन है पुश पुल टूल मैंने यूज़ किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया। डाउनवर्ड मुझे जाना नहीं है, अपवर्ड जाना है, प्लिंथ अबो ग्राउंड लेवल बनानी है, तो मैं डालूंगा 0.6 या जो भी आपके जो डायमेंशन हो वो आप डाल सकते हो 0.6 और मैंने एंटर किया। तो जैसे मैंने 0.6 डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ये प्लेन सरफेस था 2D और जैसे मैंने डायमेंशन डाला तो यहाँ पे ये 0.6 से एलिवेट हो गया। ओके, तो ये थी पुश और पुल टूल्स। ये बड़ी बेसिक बातें हम सीख रहे हैं, बाद में भी इसका बहुत सा यूज़ है, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अगली उसकी नेक्स्ट जो कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ऑफसेट। तो अभी यहाँ पे ऑफसेट सिलेक्ट किया, तो जैसे हम इसको रूम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट सिलेक्ट किया है और हम जानते हैं कि रूम के जो एक्सटर्नल वॉल है वो अराउंड 0.23 मीटर्स होते हैं। तो सपोज मुझे 0.23 से यहाँ पे इस हमारे जो भी ये प्लेन है या जो भी ये रूम है इसको 0.23 की वॉल मुझे बनानी है। ओके, और ये जो वॉल बनानी है वो इस एक्सटर्नल एज की एक्सटर्नल एज से है। ओके, तो ये जो भी एज दिख रही है इस एज से मुझे अंदर की तरफ यहाँ पे 0.23 ऑफसेट बनाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो भी एज है मेरी यहाँ से कहाँ से भी एजेस से कौन से भी एज से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने एज पे क्लिक किया और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इनसाइड, ओके, मैं माउस को सिर्फ यहाँ पे इनसाइड इंटरनल इनसाइड डायरेक्शन में
यहाँ पे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो मेजरमेंट में लेंथ वगैरह बढ़ रही है उसकी, तो जो हमारी लेंथ है वो हम डाल सकते हैं, और ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में या बाहर की तरफ भी ये हो सकता है। तो ऑफसेट अंदर ही नहीं बाहर की तरफ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम एक्सटर्नल वॉल बनाना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल वॉल हम बनाएंगे। सपोज यहाँ पे 0.23 उसके डायमेंशन है, 0.23 मैंने डायमेंशन डाला और सिंपली एंटर कर दिया। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टॉप व्यू में हम ऑन एक बार करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करके यहाँ पे ये हमारा बिना ऑफसेट वाला प्लेन था, और उसके बाद जैसे हमने ऑफसेट दिया 0.23 का, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी हमारा ये प्लेन है ये डिफरेंशिएट हो चुका है बाजू वाले प्लेन से। अभी मैं आपको इलिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो सपोज कंट्रोल जेड मैंने फिर से किया, ये पुश और पुल है, तो ये सिंपल पुश और पुल था ऑफसेट से पहले। ओके, तो ये पूरा सरफेस यहाँ पे पुश और पुल हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफसेट यहाँ पे डाला, ओके, एक बार फिर हम यहाँ पे करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑफसेट डालते हैं 0.23 एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सरफेस है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ओके, ये सरफेस जो है डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो अब अगर मैं पुश और पुल यूज करता हूँ तो ये वाला सेपरेट यहाँ पे पुश और पुल होगा, ये सेक्शन। ओके, ये सेक्शन जो है वो सेपरेट पुश और पुल होगा। ओके, और ये वाला जो एक्सटर्नल सरफेस है वो अलग से पुश और पुल होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्स हमें एक्सटर्नल वॉल चाहिए थी, तो वो यहाँ पे एलिवेट हो रही है। सपोज मैं डालता हूँ डिस्टेंस 3 मीटर, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3, और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल एक वॉल बन चुकी है चारों साइड से। ओके, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था, बस इस कमांड को, बेसिक कमांड को देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सिंपल प्लेन यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है मूव। ओके, मूव कमांड जो है बहुत सिंपल पर्पज है उसका। आप पूरा सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको जहाँ भी जिस डायरेक्शन में चाहिए, जिस पोजीशन में चाहिए, वहाँ पे आप मूव कर सकते हो। लेकिन इस मूव कमांड का एक और यहाँ पे यूटिलिटी है, एक और यूज़ है, वो ये है कि जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल मूव कमांड है, लेकिन अगर आपको, मतलब आप जब भी इस किसी ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई करते हो तो ये सिर्फ मूव होता है। लेकिन अगर आपको मूव के साथ साथ अगर इसको कॉपी भी करना है, तो आपको, मैं फिर एक बार दिखाता हूँ, तो आपको ये पूरा सिलेक्ट करना है, मूव पे क्लिक करना है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मूव के साथ आपको कॉपी भी उसको करना है, तो सिंपली आपको कंट्रोल प्रेस करना है। ओके, मूव प्लस कंट्रोल। तो कंट्रोल जैसे आप प्रेस करते हो, आपको यहाँ पे एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्लस साइन आता है। ओके, ये मैंने कंट्रोल दबाया तो यहाँ पे प्लस साइन आया है, और जैसे ही मैं कंट्रोल फिर से दबाता हूँ तो वो चला जाएगा। तो ये वाला जो है कंट्रोल जब आता है, यहाँ पे प्लस का जो साइन आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी कुछ यहाँ पे मूव कमांड है वो अब कॉपी करने के लिए रेडी है। तो कॉपी करने के लिए फिर से यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। ओके, कौन सा भी बेस पॉइंट सिलेक्ट करके जिस भी डिस्टेंस पे जाए, सपोज इस बेस पॉइंट से 30 मीटर पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो 30 एंटर। फिर से सपोज यहाँ पे इस पॉइंट से मैं करना चाहता हूँ, तो फिर से ये मूव कमांड, अगर मूव कमांड पे ही रहता है तो ये डायरेक्टली पूरा मूव होगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ मूव के साथ, तो यहाँ पे इसको कॉपी हम कर सकते हैं। ओके, तो कॉपी कमांड जो है वो इस प्रकार आप स्केचअप में यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये जो भी कुछ प्रोजेक्शंस है वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है यहाँ पे स्केचअप। तो इससे आप जो है अपना जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत आसानी से कन्वीनियंटली आप कर सकते हो। ओके, तो ये थी मूव कमांड। उसके बाद रोटेट कमांड देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है रोटेट। तो ये मैंने पूरा प्लेन जो है वो फिर से सिलेक्ट किया, और उसके बाद रोटेट। रोटेट करने के लिए अभी हम थोड़ा सा इसको 3D में देखते हैं। तो जैसे ही मैंने रोटेट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ब्लू एक्सिस दिख रहा है, प्रोटेक्टर दिख रहा है, और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया तो वो ऑन रेड एक्सिस यहाँ पे आ रहा है। ओके, या आप कौन से भी दूसरे एक्सिस पे इसको रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट करने के लिए अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
सबसे पहले आपको सरफेस जो भी है या जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, 3D मॉडल बनाया है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रोटेट, और रोटेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रोटेट करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिंपली क्लिक करना है। सपोज यहाँ पे रेड एक्सिस है, रेड एक्सिस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं एंगल, जिस भी एंगल में चाहूँ उस एंगल में रोटेट करता हूँ। सपोज 45 में करना चाहता हूँ तो 45 एंटर। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे रोटेट से पहले और बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। ओके, तो ये था हॉरिजेंटल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में भी अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो ड्राइंग है इसको एक बार फिर इसी एक्सिस में करके देखते हैं। ये देखिए, ओके, अलोंग ग्रीन एक्सिस भी यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, और जिस भी एंगल पे आप चाहो वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। ओके, उसके बाद सपोज अगर थोड़ा सा मैं इसको पुश और पुल से थोड़ा सा इसको कुछ इलेवेशन देता हूँ। ओके, उसके बाद पूरा मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ इसको और उसके बाद रोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो जैसे कि हमने अभी देखा ये होता ही है, लेकिन अगर वर्टिकल में भी अगर करना हो तो हमें सिंपली इसके कौन से भी एक फेस पे, एक वर्टिकल फेस पे क्लिक करना है और अलोंग द एक्सिस हम उसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी आप जो भी एंगल आपको बेस लाइन से चाहिए, सपोज 60 चाहिए, 60 एंटर। ओके, तो आप कर सकते हो। ओके, तो फिर से मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको अलोंग वर्टिकल एक्सिस चाहिए तो आपको फिर से जो भी कुछ सरफेस आपका सिलेक्ट करना है, उसके बाद रोटेट, और हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्लिक करना है। लेकिन जहाँ हमें यहाँ पे वर्टिकल चाहिए तो इसलिए कौन से भी वर्टिकल प्लेन पे आप क्लिक कर सकते हो। और सपोज इस डायरेक्शन से आप करना चाहते हो तो यहाँ पे इस प्लेन से आप कर सकते हो, और अगर इस प्लेन से करना चाहो तो आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे रोटेटिंग का यहाँ पे यूटिलिटी है। रोटेट के बाद यहाँ पे आता है स्केल। स्केल पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनेट्स आपको दिखेंगे, तो अलोंग दिस ऑर्डिनेट्स आप इसको स्केल कर सकते हो। ओके, तो सपोज मुझे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो मैं सिंपली इसके एक्सटर्नल पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और जैसे मैं इसको मूव इन मूव आउट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी स्केल में देखिए फ़र्क पड़ रहा है। अभी ये 1.5 हो गया है, अभी 2 हो गया है। अभी मैं थोड़ा कम करता हूँ इसको तो स्केल के डायलॉग बॉक्स में नीचे मेजरमेंट डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, अभी ये 0.5 पे है। तो यहाँ पे आपको, आप जो ऑब्जेक्ट है उसको स्केल कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और इसको किया मैंने 4 और किया एंटर, तो देखिए 4 टाइम्स ये उसका बड़ा हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, जो मेन ऑब्जेक्ट है, फिर से यहाँ पे मुझे अगर इसको 0.5 टाइम्स करना है जो भी मेरा स्केल है तो 0.5 और एंटर, तो यहाँ पे ये फिर से छोटा हो जाएगा। तो ये बेसिक पर्पज़ है यहाँ पे स्केल का। ओके, तो ये थी स्केल। उसके बाद मेजरमेंट, जिसके बारे में बहुत सिंपल यहाँ पे इसकी यूटिलिटी है। तो कौन सा भी दो पॉइंट्स के बीच में या कौन सा भी डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज यहाँ से यहाँ पे तो 1.55 मीटर्स है। उसके बाद सपोज इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर चाहिए जो कि 10 मीटर्स है, तो ऐसे आप कन्वीनियंस से, आपके यूटिलिटी से आप इसको कर सकते हो। ओके, तो ये आपका सिंपल यहाँ पे प्लेन है। मेजरमेंट के बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे टूल आता है वो है टेक्स्ट, या आपको ड्रॉ टेक्स्ट लेबल ऐसे करके आएगा। इसको हम लेबल्स भी बोलते हैं या टेक्स्ट भी बोलते हैं। अभी इसको सिलेक्ट अगर मैं करूँगा और सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा या जिस भी पॉइंट पे आप चाहो, तो यहाँ से आपको एक टैब यहाँ पे दिखता है। ओके, ये टैग दिखता है। तो जैसे ही यहाँ पे सिंपली मैं इसको पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नाम इसका एडिट कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे करूँगा रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल, और सिंपली मुझे 2 टाइम्स एंटर करना है, 1 2। ओके, तो जैसे मैंने 2 टाइम्स एंटर किया तो यहाँ पे नाम यहाँ पे इसका एडिट हुआ। तो ये मॉडलिंग करते वक्त अगर आपको कोई कंपोनेंट शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, तो आप इस कमांड का जो है आप इसका उपयोग कर सकते हो। ओके, और इसको अगर एडिट करना चाहते हो तो डबल क्लिक इस पर सिंपली करो और जो भी आपको यहाँ पे देना है, सपोज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट और डबल एंटर, तो यहाँ पे ये एडिट हो जाएगा। ये जो भी प्लेन्स वगैरह है ये आप एडिट कर सकते हो मूव कर कमांड करके। जो भी ये प्लेन है इसको आप कौन से भी साइड में, कौन से भी एंगल में रख सकते हो।
तो ये थी बेसिक कमांड। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है पेंट बकेट, जो थोड़ी सी लेंदी है। तो अगले ट्यूटर में जब हम हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको ये पेंट बकेट वाला पॉइंट जो है वो बताऊंगा। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स जो आपको नेसेसरी है इसको स्केचअप को आगे मॉडलिंग को डेवलप करने के लिए। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको बहुत आगे आसानी हो, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आपकी मेंटेन हो। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।